प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपनी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का 9वां पाठ पतंग, जो कि एक कविता है, उसे हमने आपको पढ़ाया था, उसकी व्याख्या की थी। आज हम इसे लिखवाएंगे तथा फिर से एक बार व्याख्या करेंगे। तो कविता आपको लिखनी है। इस पाठ का सुलेख पूरी कविता लिखना ही है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, जैसा कि हम लोग हर पाठ में सुलेख लेखन जरूर करते हैं, तो इस 9वें पाठ में हम पूरी कविता लिखेंगे। अच्छी हैंडराइटिंग में सुंदर लेख होना चाहिए, सुलेख का काम वो करेंगे। उसके बाद केवल लिख देना ही नोटबुक में काम नहीं है, हम उसे याद भी करेंगे। तो कविता याद भी की जाएगी और उसके बाद एक चित्र, इसमें चित्र किसका बनेगा? एकदम सही कहा आपने, पतंग का। कविता ही पतंग पे है, तो पतंग का चित्र बनाना भी बहुत मुश्किल नहीं है, आप इसे आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं एक बार कविता पाठ करूँगा, व्याख्या करूँगा और फिर हम कविता लिखेंगे। तो इसके अंदर कवि है पतंग के बारे में बताता। पतंग केवल बच्चों को ही नहीं आकर्षित करती, बड़े को भी आकर्षित करती है, बड़ों को, यहाँ तक कि कवियों को भी आकर्षित करती है और वे अपनी कविता की रचना भी कर देते हैं। रचना मतलब कविता बनाना। तो इसमें पतंग के बारे में बताया गया है और हम एक बार मैं पढ़ता हूँ और फिर उसकी व्याख्या करें। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी पूंछ लगा, मछली सी करती जल विहार। इसकी विचित्र है चाल ढाल, है बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो कवि इसमें बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है? पतंग के बारे में। सही कहा आपने। तो लगता है, कभी कभी तो लगता है जो पतंग होती है वो अपने जो पर का अर्थ होता है पंख, वो तितली से ही उधार ले लेती है। उधार मतलब जब हमारे पास कोई चीज़ नहीं होती तो हम उसको ले लिया करते हैं दूसरे से। जैसे आपने स्कूल में कभी कभी पेंसिल रबर शेयर किया होगा, ले लिया होगा, तो उसी तरह लगता है जो पतंग होती है वो तितली से पंख उधार लेती है, क्योंकि उसके पंख बड़े सुंदर होते हैं, तितली की तरह रंग बिरंगे होते हैं और पतंग खुद बहुत हल्की होती है। और उसमें कौन कौन से जीव जंतुओं के मतलब हम कहेंगे कि भाग लगे हुए हैं। जैसे मुर्गे की कलगी, तितली के पंख हो गए, उसके सर पे जो लाल रंग होता है वह लगता है कि ये मुर्गे से ली हुई है, मुर्गे के भी सर पे कलगी होती है। बंदर की लंबी पूंछ लगा, और पतंग की जो पूंछ लहराती है, लगता है शायद उसने बंदर से ही उसे लिया होगा। और उसकी चाल जैसे मछली की तरह चाल होती है, मछली पानी में या जल में जैसे विचरण करती है, उसी तरह जो पतंग है पूरे आसमान में विचरती रहती है, घूमती रहती है। तो इसकी जो चाल है वो काफ़ी विचित्र है, क्योंकि अलग अलग जीव जंतुओं के उसमें भाग लगे हुए हैं। बंदर की पूंछ, तितली के पंख, मुर्गे की कलगी तो और मछली की चाल। तो इसीलिए उसका जो रंग रूप है, चाल ढाल है, काफ़ी विचित्र। विचित्र मतलब अनोखा, जो कहीं देखा ना गया। विचित्र का मतलब होता है अनोखा, और उसका जो इस कारण से उसका जो रंग ढंग, चाल ढाल है, सब अनोखा या विचित्र लगता है। कारण यही है कि अलग अलग जीव जंतुओं के भाग उसने उधार ले रखे हैं या लगा रखे हैं। और पतंग की क्या चाह है? उड़ चली गगन छूने पतंग। ये सब लगा करके उसका क्या लक्ष्य क्या है? हम कहेंगे लक्ष्य क्या है पतंग का? गगन को, आसमान को छू लेना चाहती है। खुद हल्की होती है लेकिन उसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। कहते हैं सब बहुत मुश्किल काम होता है आसमान तक जाना, लेकिन पतंग ने यही मुश्किल काम ठान रखा है। अब रॉकेट से बहुत पुरानी है यह नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है।
इसके तन में कितने तरंग, इसके मन में कितने उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो कवि बता रहा है कि जो है पतंग है बहुत पुरानी है। अभी जो रॉकेट जो लॉन्च होते हैं वो 100-150 साल पहले ही उनका आविष्कार हुआ। पहले रॉकेट भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन पतंग तो हज़ारों साल पुरानी है। रॉकेट तो 100-200 साल पहले ही बने थे, लेकिन पतंग तो हज़ारों साल पुरानी है। कहते हैं पतंग की खोज चाइना में ही हुई थी और हज़ारों साल पहले वे लोग इसको मनोरंजन के लिए या फिर संदेश देने के लिए उड़ाया करते थे। तो आपको मैंने यह अतिरिक्त जानकारी दी है, पाठ कविता से हटके है। तो रॉकेट से बहुत पुरानी है, जब रॉकेट भी नहीं बना था उससे हज़ारों साल पहले से पतंग है और ये नीले गगन की रानी है। पतंग स्त्रीलिंग है, पतंग उड़ती है, पतंग उड़ता नहीं है, इसीलिए पतंग को स्त्रीलिंग रूप में ही लिया जाता है। इसीलिए हम आम भाषा में कहते हैं पतंग उड़ती है, कभी नहीं बोलते हैं कि पतंग उड़ता है। तो इसे नील गगन मतलब आसमान, जब आसमान साफ होता है तो ये इसका रंग देखते ही बनता है और ये पूरे आसमान में इधर से उधर घूमती रहती है, जैसे कि इस पे कोई रोक टोक नहीं, जैसे कि यह आसमान की रानी है, इसके लिए कोई रोक टोक भी नहीं। सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी, और इसकी हिम्मत तो देखो, ये सूरज के पास कभी चली जाती है। और कभी कभी तो लगता है कि पतंग का लक्ष्य है सूरज को छू के आ जाना, तो इसीलिए इसे हिम्मत वाले भी कहा गया है। जो सूरज से सब बचते हैं, लेकिन ये सूरज से भी नहीं डरती है, आसमान में सूरज की तरफ बढ़ते चली जाती है, इसीलिए इसे हिम्मत वाली सैलानी। सैलानी का अर्थ होता है यात्री। आपने देखा होगा सैलानी जो घूमने आते हैं, पतंग का भी काम लगता है आसमान में घूमने का ही, एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती है, कभी सूरज को छूने की चाहती है, कभी गगन को छू लेने की चाहती। गगन आसमान का जो छोर होता है, जहाँ आसमान ख़त्म होता है, कभी लगता है वहाँ पे भी वो जाना चाहता है। तो इसीलिए जो हम लोग बच्चे घर से बाहर नहीं निकलते हैं, कम निकलते हैं, डरते हैं, लेकिन ये बिना डरे, इसीलिए इसे हिम्मत वाली कहा है। इसके पास इसका जो शरीर है काफ़ी हल्का होता है, फिर भी इसमें हिम्मत ही भरा हुआ है। कभी आपने पतंग को देखा है, बहुत पतले कागज़ से बना होता है और कुछ तिलियाँ ही तो होती हैं, वज़न कितना हल्का होता है। तो लेकिन इसमें हिम्मत की कोई कमी नहीं। सूरज को छूना और नील, हमें कविता में ही लिखी, उड़ चली गगन छूने पतंग, गगन को भी छूने, आसमान को भी छूने जा रहे हैं, इसीलिए इसे हिम्मत वाली कहा गया। रॉकेट से बहुत पुरानी है, नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है। इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। इसके शरीर में तरंग, कभी कभी ये हवा के साथ फड़फड़ाती है, तो लगता है कि हवा की जो तरंग है उसके अंदर आ गई। और मन में उमंग, वह एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी प्रयास के, जैसे मछली पानी में आराम से विचरती है, उसी तरह जो पतंग भी है बिना डरे पूरे आसमान को ही अपना घर समझती है, अपने आप को पूरे आसमान की रानी समझती है, और निडरता तो, हिम्मत तो और साहस तो उसके में पूरा भरा हुआ है। इसीलिए उसके मन की उमंग और शरीर की तरंग देखते ही बनती है। और उसका लक्ष्य क्या है? उड़ चली गगन छूने पतंग, और आसमान को ही छूना चाहती है। उसका लक्ष्य है आसमान को छू लेना। अब हमारा ये कविता पाठ होने वाला है, एक जरा सा और बचा है। बादलों से बातें करती है, बगुलों के साथ विचरती है, हिरनी सी इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है, कितनी भी ऊंची चढ़ जाए फिर भी रहती धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग।
तो अब इसके बारे में इसका क्या है, बादलों से भी बात करते हैं। जब ये ऊंचाई पे चली जाती है तो कभी कभी तो लगता है शायद बादलों से बात कर रही है, इधर से उधर बादलों से के आसपास घूमती रहती हैं। और जो बगुले जो होते हैं, सफ़ेद रंग की पक्षी होते हैं, वे आसमान में उड़ते हैं, काफ़ी ऊंचाई पे उड़ते हैं। पतंग कभी लगता है बादलों से बात कर रही है, कभी लगता है कि बगुलों के साथ ही उड़ी जा रही है। हिरनी सी इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदती फिरती है। और आसमान को इंद्रधनुषी आंगन क्यों कहा गया है? क्योंकि जो इंद्रधनुष भी है वो भी आसमान में ही निकलता है, इसीलिए आसमान को इंद्रधनुष वाला आंगन कहा गया है। और हिरनी काफ़ी चंचल होती है, एक जगह नहीं ज़्यादा देर रहती है, उछल के इधर से दूसरी जगह चली जाती है। तो पतंग भी वही करती है। उसने जो इंद्रधनुषी आंगन मतलब आसमान को ही अपना घर बना लिया है, और वह उस घर में हिरनी की तरह एक जगह से दूसरी जगह उछलती हुई जोश के साथ, उमंग के साथ, तरंग के साथ जाती रहती है, घूमती रहती है। उसके बाद कवि ने एक और सीख दी है, कितनी भी ऊंची चढ़ जाए फिर भी रहती धरती के संग। कहते हैं कि व्यक्ति जब ऊंचे पद पे चले जाता है, तरक्की करता है, तो अपने से छोटे पे ध्यान नहीं देता है या उसको भूल जाता है। लेकिन पतंग के साथ ऐसी बात नहीं। पतंग कितनी भी ऊंची उड़ जाएगी, लेकिन उसका संबंध धरती के साथ हमेशा बना रहता है। आपने देखा होगा, पतंग एक धागे के सहारे उड़ती है, तो वो धागा पतंग को धरती के साथ जोड़ के रखता है। तो ये नहीं कि पतंग घमंडी हो गई है, अब वह धरती की तरफ नहीं देखती, धरती से उसका कोई संबंध बचा ही नहीं है, ऐसी बात नहीं। जो पतंग है वो आज भी उड़ते समय भी कभी घमंड नहीं करती है। उसका एक सिरा जो है धागे के रूप में धरती पर ही रहता है, और उसमें घमंड जरा भी नहीं। भले वो चाहे कितनी भी ऊंची उड़ जाए, सूरज के पास पहुंच जाए, बादलों के पास चले जाए, बगुलों से बात करे, लेकिन उसे इस बात का कोई भी घमंड नहीं है। और वो धरती के साथ धागे के मदद से हमेशा जुड़ी रहती है, तथा उसने धरती से अपना संबंध नहीं तोड़ा है। उड़ चली गगन छूने पतंग। तो ये थी पतंग की कहानी। पतंग का लक्ष्य है गगन को छूना, आसमान को छू लेना। तो ये थी हमारी कविता। अब हम आ जाते हैं कविता लेखन पे, और आपको मैंने जैसे बताया था, यही हमारा सुलेख लेखन है। ये पूरी कविता हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उसे याद करेंगे, और आज एक चित्र भी बनाएंगे पतंग का। तो शुरू करते हैं कविता लेखन, और इस सुलेख का हमारा काम करेगा, पूरी कविता लिखेंगे, और उसके बाद आपका गृह कार्य रहेगा लिखने के बाद याद करने का और एक चित्र बनाने का। तो शुरू करते हैं कविता लेखन। तितली से लेकर पर उधार, पर का अर्थ होता है पंख, उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, मुर्गे की कलगी। ये मुर्गे की कलगी क्या होती है? सबने देखा होगा, जो मुर्गा होता है उसके सर के ऊपर लाल रंग का एक ताज की तरह होता है, उससे मुर्गा काफ़ी सुंदर लगता है। ये केवल मुर्गे के ही सर पे होता है, मुर्गी के नहीं, आपने ध्यान दिया होगा। सिर पे सवार, सिर सवार मतलब उससे सिर की को संवार लेता है, उसकी सजावट हो जाती है, एक तरह से मुकुट की तरह लगता है। जैसे कोई रानी ने अपने सिर पे मुकुट धारण कर रखा है, उसी तरह ये भी अपने सिर को संवारती है। किससे? मुर्गे की कलगी से। चित्र में भी आपने देखा होगा, ये लाल रंग का जो है ये
कलगी का काम कर रहा है। बंदर की लंबी पूंछ लगा, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार, इसकी विचित्र है चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने, पतंग। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मुर्गी से लेकर पदभार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी पूंछ लगा, मछली सी करती जल विहार, इसकी विचित्र है चाल ढाल, है बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। इसको लिखना है और याद भी करना है। कविता बहुत छोटी है, इसीलिए आसानी से याद भी हो जाएगी। रॉकेट से बहुत पुरानी है, यह नील गगन की रानी है, यह नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही, हिम्मत वाली सैलानी है, सैलानी है। इसके तन में कितनी उमंग,
पहले कितनी तरंग, फिर इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। रॉकेट से बहुत पुरानी है ये नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है, इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो ये छोटी सी कविता हमारी आपको याद भी करनी है, तो इसीलिए कम से कम एक बार दो बार आप इसे लिखते समय भी पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। रॉकेट से बहुत पुरानी है यह नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है, इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग। बस जरा सा और बचा है, कुछ पंक्तियां और हैं। बादल से बातें करती है, बादल से बातें करती है, बगुलों के साथ विचरती है, हिरनी सी हिरनी सी इंद्र धनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है। कितनी भी ऊंची चढ़ जाए, कितनी भी ऊंची चढ़ जाए, फिर भी रहती धरती के संग, फिर भी रहती धरती के संग। उड़ चली गगन छूने
तो ये था हमारी। अब मैं इसका कविता पाठ करता हूँ। कविता को कैसे पढ़ा जाता है। कविता पाठ हिंदी में कहलाता है, इंग्लिश में आप लोग पोएम रिसाइटेशन बोलते हो। तो आपने आज का गृह कार्य एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ। बच्चों को ये अपनी नोटबुक में पूरी कविता को सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। उसके बाद इसे याद करना है। कुछ बच्चे कविता को याद करना उसको होमवर्क मानते ही नहीं, गृह कार्य उनको लगता है, तो याद करना भी गृह कार्य होता है। उसके बाद आपको एक पतंग का सुंदर सा चित्र बनाना है। पतंग को बादलों के साथ दिखाना है और ये बहुत आसान है, मैं बना के दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले एक बार कविता पाठ आपको करके दिखाता हूँ। ध्यान से सुनेंगे सब। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर संवार, बंदर की लंबी लगा पूंछ, मछली सी करती जल विहार, इसकी विचित्र है चाल ढाल, हैं बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग, रॉकेट से बहुत पुरानी है, यह नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है, इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग, बादलों से बातें करती है, बगलों के साथ विचरती है, हिरनी सी इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है, कितनी भी ऊंची चढ़ जाए फिर भी रहती धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग। तो इसमें बच्चों, इसमें कवि का नाम नहीं है, इसके कवि हमें भी नहीं पता है, लेकिन कविता बहुत ही अच्छी है। फिर से मैं एक बार दूसरी बार इसका कविता पाठ कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसे सुनेंगे। तितली से लेकर पर उधार, मुर्गे की कलगी सिर सवार, बंदर की लंबी पूंछ लगा, मछली सी करती जल विहार, इसकी विचित्र है चाल ढाल, है बड़े निराले रंग ढंग, उड़ चली गगन छूने पतंग, रॉकेट से बहुत पुरानी है, यह नील गगन की रानी है, सूरज को छूना चाह रही हिम्मत वाली सैलानी है, इसके तन में कितनी तरंग, इसके मन में कितनी उमंग, उड़ चली गगन छूने पतंग, बादलों से बातें करती है, बगलों के साथ विचरती है, हिरनी सी इंद्रधनुष वाले आंगन में कूदी फिरती है, कितनी भी ऊंची चढ़ जाए फिर भी रहती धरती के संग, उड़ चली गगन छूने पतंग। अब मैं एक चित्र बना देता हूँ। चित्र बनाना भी आज आपका गृह कार्य है। पाठ का तो नाम है पतंग। चित्र कैसे बनाना, कैसे भी आप बना सकते। पतंग का जो चित्र है आप अपने अनुसार इसे बना सकते हो। और बादल भी दिखाया जा सकता है। अगर आप पक्षी दिखाना चाहते हो तो पक्षी भी उड़ते दिखा सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है और इसमें रंग भर दीजिएगा। तो ये था हमारा। अगर आप इसमें आँख बनाना चाहें तो आँख भी बना सकते हैं। और हंसता हुआ एक चेहरा, ये बनाई इसकी कलगी, ये है इसकी पूंछ, तो फिर से एक बार मैं गृह कार्य बता देता हूँ। आपको पूरी कविता लिखनी है, याद करनी है और ये चित्र को अपने नोटबुक में बनाना है। तो आज का यही था हमारा गृह कार्य। इसमें कवि का नाम नहीं दिया गया। मैं बता रहा हूँ, कभी कभी कुछ कविताएं ऐसी होती हैं इनके कवियों का हमें पता नहीं होता, तो उन्हीं में से एक है। तो इस कविता में आपने देखा होगा कवि का नाम नहीं लिखा है, लेकिन कविता बेहद ही बहुत ही अच्छी है। तो आपको
आज के लिए इतना ही। आप आज अपना गृह कार्य करिए, और गृह कार्य में कविता याद करना भी गृह कार्य का ही हिस्सा है।